अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त आप चाहे इंटरनेशनल मीडिया देख लें या डोमेस्टिक मीडिया देख लें, एक ही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। वो ये कि यूक्रेन ने कैसे एक ही झटके में कई रूसी फौजियों को हलाक कर दिए। अब यूक्रेन ये क्लेम कर रहा है कि इन्होंने एक ही झटके में हंड्रेड्स ऑफ रशियन सोल्जर्स हलाक कर दिए हैं, उन्हें मार दिया है। अब यूक्रेन के मुताबिक ये तादाद बनती है 400 के तकरीबन इर्द गिर्द, जबकि रशिया ये क्लेम कर रहा है कि इस हमले में इनके 63 फौजी मारे गए हैं। जबकि इंटरनेशनल मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि एक सिंगल अटैक में यूक्रेन ने रशिया के जो फौजी मारे हैं उनकी तादाद तकरीबन दरमियान में बनती है, वो जो कि 200 के करीब है, क्योंकि रशिया मोस्टली अपनी जो प्रोबेबिलिटी है, जो कैजुअलिटी है, वो कम शो करता है। अब वॉर इतनी लंबी चली है तो इसमें हजारों फौजी तो मारे गए होंगे, लेकिन यूएस गवर्नमेंट का ये एस्टिमेट है कि पूरी मिलिट्री वॉर में, मैं सोल्जर्स की बात कर रहा हूँ, सिविलियंस की नहीं, सिर्फ मिलिट्री कैजुअल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि पूरी यूक्रेन वॉर में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा फौजी मारे गए हैं, क्योंकि अभी तक 10 महीने तक ये वॉर चली है, जो कि अभी भी कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुई। अभी भी मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा है कि साल 2023 में कई महीनों तक ये वॉर चलेगी। अब चाहे 2 लाख फौजी मारे गए हैं या 200 मारे गए हैं, तो ये न्यूज क्यों हिट हो रही है? क्योंकि यूक्रेन ने रशिया की मिलिट्री टेरिटरी में घुसकर, जहाँ पे बहुत ज्यादा फौजी मौजूद होते हैं रशिया के, वहाँ पे घुसकर ये अटैक किया अमेरिकन वेपन से। यूजुअली अगर आप देखें तो रशियन सोल्जर्स की जो मौत है वो यूक्रेनियन टेरिटरी में होती है या उस जगह पे मौत होती है जहाँ पे रशिया का अभी तक कब्जा ही नहीं है। इसलिए ग्लोबल मीडिया ने इस इवेंट को ज्यादा कवर किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से रशिया में बहुत ज्यादा गुस्सा है, और इसी वजह से रशियन सिविलियंस जो हैं, उनकी आवाम जो है वो अपनी गवर्नमेंट से ये चाहती है कि रशिया यूक्रेन को एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट करे, सख्ती से निपटा जाए इनके साथ। अब यूक्रेन ने अटैक किया कहाँ पे है, पहले ये जान लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये यूक्रेन और रशिया की वॉर का एक मैप है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो लाल रंग का एरिया है, रेड कलर सरफेस है, ये वो एरिया है जहाँ पे रशिया ने कब्जा किया है। अब यहाँ पे आप काले रंग का एक एरिया देख पाओगे, यहाँ पे वो बिल्डिंग थी जहाँ पे अटैक हुआ है। अब बात करते हैं कि वो कौन से अमेरिकी वेपन थे जिनके साथ यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला किया है। वो जो वेपन सिस्टम है उसका नाम था हिमार्स। अब हिमार्स क्या है? हिमार्स एक हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम है। अब ये जो पूरा एक सिस्टम है, ये एक व्हीकल बेस्ड है, ये एक बहुत बड़ी गाड़ी के ऊपर रखा होता है पूरा मिसाइल सिस्टम। अब इसको रेगिस्तान से भी फायर किया जा सकता है, जंगलों से भी फायर किया जा सकता है, यहाँ तक कि सड़कों से भी, कोई भी जगह हो ऐसी, तो इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बाय द वे, ये रॉकेट सिस्टम अमेरिका ने यूक्रेन को दिया था। ये सिस्टम अमेरिका ने 1990 में बनाया था, तो इसके बाद इसमें चेंजेस करके अब साल 2023 में ये और भी जदीद हो चुका है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार बात पे कि यूक्रेन अभी तक थका क्यों नहीं है। यूक्रेन जैसी एक छोटी सी ताकत रशिया जैसी एक एटमी ताकत के सामने कैसे डटी हुई है? अब वजह यहाँ पे ये है कि कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली यूएस एड मिल रही है यूक्रेन को। अब पैसों की बात करें तो यूएस ने यानी अमेरिका ने यूक्रेन को 113 अरब डॉलर दिए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। अब बड़े बड़े ममालिक का जो मिलिट्री बजट है वो आता है तकरीबन 80 अरब डॉलर की रेंज, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को दे दिए हैं 113 अरब डॉलर अब तक। अब 113 अरब डॉलर का 90% हिस्सा इस्तेमाल किया गया है वेपन्स बनाने में या खरीदने में। यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस हाई बजट की वजह से इसके पास बहुत ज्यादा वेपन्स है, बहुत ज्यादा हथियार हैं, इसलिए ये रशिया के सामने अभी तक डटा हुआ है। अब इसी वजह से हो सकता है कि रशिया को अपना 1980 का जो अभी तक पड़ा हुआ है वेपन्स, बॉम्ब्स, रॉकेट्स, वो पुराना असला हो चुका है, पता नहीं वो चलेगा भी कि नहीं। अब हो सकता है कि रशिया को ये नौबत आ जाए कि वो उसे ये वेपन इस्तेमाल करना पड़े। आप इस वजह से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन इस वक्त कितना पावरफुल है और बड़े आराम से रशिया के साथ लड़ रहा है, फाइट कर रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट बड़ी बात कि रशिया क्योंकि यूक्रेन का मुकाबला नहीं कर पा रहा, तो इसलिए अब रशिया डिसाइड कर रहा है कि वो एटॉमिक वेपन यूज करे यूक्रेन के ऊपर। रशिया का जो डोमेस्टिक मीडिया है और उनके मिलिट्री जो ऑपरेशनल मीडिया है, वो इस बात को अब यकीनी बना रहा है कि ये सर्दियों का जो वक्त है ये बिल्कुल ठीक है न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के लिए। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रशिया इस वक्त न्यूक्लियर वेपन को यूज कर सकता है। अब आप एक वीडियो देखें जरा। А вы, товарищ подполковник, как относитесь к идее применения тактического ядерного оружия?
Ну, положительно. Вы знаете, мы даже в нулевые годы проводили исследования в этом отношении, и я вам так скажу, что при определенных гидрометеорологических параметрах атмосферы и суши, экологии суши, эффективность тактического ядерного оружия можно повышать, ну, как минимум в 6-8 раз. Это очень серьезная тема, и, конечно, с точки зрения погодного фактора это тоже значимо. Ну, а что касается вообще истории применения, то, ну, понятное дело, что применение тактического ядерного оружия может в корне изменить боевую обстановку, ну, и я напомню, что вообще-то и производство, и само применение этого оружия, оно не регламентируется никакими международными договоренностями. Здесь у всех руки развязаны. अब अमेरिका समेत दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें यूक्रेन को जो एड दे रही हैं शायद वो रुक जाए, क्योंकि पूरी दुनिया ये नहीं चाहेगी कि रशिया यूक्रेन के ऊपर एटॉमिक वेपन यूज करे, एक टैक्टिकल वेपन यूज करे। तो इसका भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कि हो सकता है कि इनके दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।